हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स होइएगा, आप लोग जो अभी क्लास 11th में जस्ट कॉमर्स स्ट्रीम लिए होइएगा, तो उनको समझना होता है कि अकाउंट्स क्या सब्जेक्ट है, अकाउंट्स में हमें क्या पढ़ना होता है। सो बेसिकली ये चैप्टर उनके लिए है, या नहीं तो फिर कुछ एस्पिरेंट्स हैं हमारे बीच जो कि कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो आप लोगों को भी कॉमर्स पढ़ना पड़ता है या अकाउंटिंग का कुछ सब्जेक्ट्स, कुछ कंसेप्ट पढ़ना पड़ता है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और ब्रीफली समझते हैं कि अकाउंटेंसी एज ए सब्जेक्ट क्या है। तो आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है बिफोर वी स्टार्ट लर्निंग अकाउंट्स लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ लाइफ गेट्स स्टार्टेड इन अकाउंटेंसी या अकाउंट्स। ठीक है, सो ये रहा इसका आंसर। तो लाइफ स्टार्ट विद समथिंग कॉल्ड एज ट्रांजेक्शन। अब ट्रांजेक्शन क्या होता है? ये हमारे डेली लाइफ का पार्ट है। हम कुछ खरीदते हैं, बदले में कुछ पैसे देते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं ट्रांजेक्शन क्या होता है और क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंस है अकाउंटेंसी को पढ़ने या समझने में। तो चलिए ये एक छोटा सा बच्चा है, मान लीजिए इसका नाम है छोटू, और ये है हमारे मिस्टर शॉपकीपर। ठीक है, तो अब ये छोटू को क्या है, एक पेन खरीदना है और शॉपकीपर अंकल के पास बहुत सारी पेन है। तो ये छोटू जो है अंकल को बोलता है, अंकल मुझे एक पेन दे दो। तो बदले में मिस्टर शॉपकीपर क्या है, ये बोलते हैं कि ठीक है बेटे, तुम मुझे 20 रुपीज दे दो, मैं तुम्हें पेन दे देता हूँ। तो अब यहाँ पे क्या है कि ये शॉपकीपर जो है पेन दे रहा है छोटू को, और बदले में छोटू अंकल को क्या दे रहा है, कुछ पैसे दे रहा है, सम मनी, फॉर एग्जाम्पल ₹20। तो पेन खरीद लिया छोटू ने, बदले में इसने पैसे दिए। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड रिटर्न ऑफ मनी, ये जो हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन। तो अकाउंट्स पढ़ने और समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा ट्रांजैक्शन के बारे में। तो ये तो हम लोग जानते हैं। तो अब चलिए आगे देखते हैं कि व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ ट्रांजैक्शन। तो आखिर ये देखना क्यों जरूरी है, क्योंकि ट्रांजैक्शन हम लोग डेली लाइफ में तो बहुत चीज को ट्रांजैक्शन बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में ट्रांजैक्शन का क्या फीचर्स है, क्या प्रॉपर्टीज है, ये हम समझते हैं। इट ऑलवेज हैव टू साइड्स। अब जो पहली बार अकाउंट्स पढ़ रहे हैं वो लोग, आप लोग अपने बुक में देखिएगा कि लिखा होगा डबल एंट्री सिस्टम, कि ये जो आपका बुक है दैट इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम हम लोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो साइड होता है। तो क्या है वो दो साइड, एक तो वो जो कि आदमी पैसा ले रहा है, और दूसरा वो जो बदले में सामान दे रहा है। लाइक एज सिंपल, एक हाथ से लो, दूसरे हाथ से दो। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइदर डुअल कंसेप्ट या नहीं तो फिर डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है आपका, इट हैज टू बी इन टर्म्स ऑफ मनी। तो इसको हम लोग उल्टा समझ लेते हैं कि जैसे हम लोग डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स करते हैं, जो कि हम बोलते हैं ट्रांजेक्शन्स हो रहा है, ट्रांजेक्शन्स हो रहा है। तो कब हम समझेंगे कि एक्चुअली वो ट्रांजेक्शन है, तब जबकि उसे हम टर्म्स ऑफ मनी में मेजर कर सकते हैं। मतलब अगर कोई ट्रांजेक्शन, अगर कोई लेन देन ऐसा हो रहा है जिसमें कि हमें लगता है कि हम मनी वर्थ या मनी के टर्म्स में उसे मेजर नहीं कर सकते हैं, तो विल नॉट कॉल इट एज ए ट्रांजेक्शन। तो वो क्या है, इट ऑलवेज हैज टू बी इन टर्म्स ऑफ मनी। ए ट्रांजेक्शन ऑलवेज हैज टू बी इन टर्म्स ऑफ मनी। अब थर्ड पॉइंट है आपका, इट शुड बी रिकरिंग इन नेचर। तो अब यहाँ पे रिकरिंग का मतलब क्या हुआ, रिपीटेड, रिपीटेड इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आदमी रोज गुड्स परचेज और सेल करता है, तो वो उसका डेली का बिजनेस है, डेली का ट्रांजेक्शन हो रहा है। बट कोई आदमी अपना बाइक, सपोज करो सेकेंड हैंड बाइक सेल कर रहा है किसी को, 10 साल 15 साल यूज करने के बाद सेल कर रहा है, तो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो क्या है, रिकरिंग इन नेचर नहीं है। रोज रोज तो वो नहीं बेचता है, वो उसका बिजनेस तो नहीं है। तो ट्रांजेक्शन को हम लोग तभी कंसिडर करते हैं इन टर्म्स ऑफ अकाउंट्स जबकि उसका नेचर रिकरिंग या फिर रिपीटेड हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद देयर इज समथिंग कॉल्ड इवेंट्स। तो भाई अब इवेंट्स क्या होता है, तो इवेंट इज ए स्पेसिफिक अकरेंस और हैपनिंग दैट कैन हैव इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। अच्छा, अगर आप फर्स्ट टाइम अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली आपको ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ये बैलेंस शीट का शायद आइडिया ना हो। तो इसको ऐसे समझ लेते हैं कि अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे इवेंट्स, सॉरी ट्रांजेक्शन, तो ट्रांजेक्शन के बारे में हमने क्या बोला कि इट हैज टू बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। मतलब अगर पैसे के टर्म्स में मेजर नहीं कर पा रहे हैं तो वो ट्रांजेक्शन नहीं है। तो भाई अगर ट्रांजेक्शन नहीं है तो क्या है वो, तो वो है आपका इवेंट्स। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, इंप्लॉयज कमिंग लेट टू वर्क।
अगर कोई एम्प्लॉय लेट आ रहा है ऑफिस, तो क्या इसको हम अपने मॉनेटरी टर्म्स पे नाप सकते हैं? अगर कोई लेट आया है तो हाँ चलो, उस लेट के कारण हो सकता है वर्क थोड़ा हैम्पर था, बट ऐसा तो नहीं है मेरे पॉकेट से 500 रुपया तुरंत चला गया कोई एम्प्लॉय के लेट आने से। तो वैसे में एम्प्लॉयज कमिंग लेट टू वर्क, या कोई लीगल डिस्प्यूट, या कोई नेचुरल डिजास्टर, कुछ ऐसा हो गया जिसे कि हम इमीडिएट पैसे के टर्म्स में नहीं नाप सकते हैं, तो वो क्या है, नॉर्मल सा इवेंट है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स। तो तो किसी भी चीज को जो हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे वो होगा ट्रांजैक्शन, और जो सिंपली इवेंट्स है जिसका कि मॉनेटरी वैल्यू नहीं है उसे हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। अब समझते हैं कि अकाउंटिंग क्या होता है। तो अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे, हम लोग क्या बोल रहे थे, अकाउंट्स अकाउंट्स अकाउंट्स। जो सब्जेक्ट का हमारा नाम है उसे हम बोलते हैं अकाउंटेंसी। और अब यहाँ पे क्या लिखा है, अकाउंटिंग, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। तो अब ये अकाउंट्स, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी तीनों तीन चीजें। अकाउंट क्या हुआ, ये एक इंडिविजुअल आदमी का जहां पे हम डेटा मेंटेन करते हैं। फॉर एग्जांपल एक आदमी है, मान लो आपका राम, ये राम क्या खरीद रहा है, कितना पैसा मतलब कितना सामान उधार पे ले जा रहा है, कितना पैसा अभी तक नहीं दिया है, ये सब चीज जिस स्पेसिफिक जगह पे हम लिखते हैं दैट वी कॉल्ड एज अकाउंट। राम का अकाउंट, श्याम का अकाउंट। ठीक है, और इस डिफरेंट बुक्स ऑफ अकाउंट को जो हम बनाते हैं, उस चीज को, उस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग। और जो सब्जेक्ट है जिसमें कि हम अकाउंटिंग को स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड अकाउंटेंसी। तो आई होप अकाउंट्स, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी भी आपका क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। सर, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, रिपोर्टिंग। सबसे पहला तो कलेक्टिंग। तो सबसे पहला तो ये कि हम क्या कलेक्ट करते हैं। तो हम लोग जो कलेक्ट करते हैं दैट इज इंफॉर्मेशन। कौन सा इंफॉर्मेशन, दैट इज टू बी रिकॉर्डेड, that is to be recorded in books of accounts। तो जिस ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करना है उसको पहले हम कलेक्ट करते हैं। आफ्टर कलेक्शन हम लोग क्या करते हैं, समराइज करते हैं। समराइज क्यों करते हैं, क्योंकि अब बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज करो हमारा जो ये राम है, इससे रिलेटेड बहुत सारे ट्रांजेक्शन हुए। फॉर एग्जांपल 2 दिन वो सामान खरीद के ले गया, 2 दिन कैश पे ले गया, 2 दिन के, और अगला 3 दिन क्रेडिट पे ले गया, फिर कुछ पैसा लौटाया। तो इस तरह से लेन देन ट्रांजेक्शन होते रहता है। तो अब एक एक चीज को प्रेजेंट कर पाना इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स दैट इज नॉट पॉसिबल। हाँ, रिकॉर्ड तो हम सब कुछ करेंगे, लेकिन जब हम उसको प्रेजेंटेशन का बात आएगा तो हम उसको समराइज फॉर्म में दिखाएंगे कि हाँ इतना पैसा आया, इतना पैसा गया, इतना पैसा और लेना है, इस टाइप से। तो समराइजिंग में क्या है, समरी ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड एट अर्लियर स्टेज। अर्लियर स्टेज जो अभी हमारा क्या है, अर्लियर स्टेज, दैट इज हमारा कलेक्टिंग। ठीक है, कलेक्टिंग हो गया, समराइजिंग हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, एनालाइजिंग। तो अब एनालाइजिंग क्या होता है, तो सपोज करो कोई आपको बोलता है कि 5,000 रुपया का आपका आज इनकम हुआ है, या 5,000 रुपीज का आपका कोई प्रोडक्ट सेल हुआ है, और उस प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस 3,000 रुपीज था। तो आपने सेल किया 5,000 रुपीज में, और उस प्रोडक्ट को आपने परचेज किया था जस्ट 3,000 रुपीज में। तो ऑब्वियसली सबसे पहले चीज जो आपके मन में आएगा वो ये होगा कि भाई 2,000 का प्रॉफिट हो गया। तो ये 2,000 का जो प्रॉफिट हुआ, ये आप कैसे डिसाइड किए, कैसे इस कंक्लूजन पे पहुंचे। तो ऑब्वियसली आपने अपने माइंड में एनालाइज किया कि क्या हो रहा है, उससे क्या आउटकम हुआ। तो फिर कह सकते हैं हम लोग कि किसी डेटा को प्रोसेस करना या फिर उससे कोई कंक्लूजन निकालना, इसे हम एनालाइजिंग कहते हैं। उसके बाद फाइनली क्या है, रिपोर्टिंग। नाउ एक बार आपको पता चल गया है कि आपको बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो आप क्या करोगे, ऑब्वियसली उसको रिपोर्ट करोगे, मतलब बताओगे। किनको बताओगे, टू द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो कि बिजनेस का डिसीजन लेते हैं, हु आर द डिसीजन मेकर्स। फॉर एग्जांपल बिजनेस के ओनर, बिजनेस के मैनेजमेंट, इनको आप बताओगे। तो रिपोर्टिंग जस्ट मींस यहाँ पे प्रेजेंटेशन, हम बोल सकते हैं प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या सिंपली हम बोल सकते हैं प्रेजेंटिंग अकाउंटिंग डेटा टू द यूजर ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, जिनको भी इसका रिक्वायरमेंट है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है आपका प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। तो अभी जैसे कि हमने यहाँ पे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग में हमने पढ़ा कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, तो चलिए अब इस प्रोसेस को हम लोग थोड़ा एलाबोरेट करते हैं। तो अब प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में क्या है, सबसे पहला जो हमने देखा कि
ट्रांजैक्शन और इवेंट्स क्या होता है। तो सबसे पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है और क्या इवेंट्स हो रहा है। उसके बाद जबकि हमने ट्रांजैक्शंस और इवेंट में डिफरेंशिएट कर लिया, तो सेकेंड स्टेप हम क्या करेंगे, मेजरिंग मनी वर्थ ऑफ आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन। मतलब अब हमको पता है, फर्स्ट स्टेप में हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये एक ट्रांजैक्शन है, ठीक है। उसके बाद जो हमने पता किया कि ट्रांजैक्शन है, तो इसका हम लोग मनी वर्थ निकालेंगे कि क्या इसका वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो ये 2000 रुपीज का कोई सामान है, तो इसका वैल्यू इस ट्रांजैक्शन का वर्थ 2000 है, तो इसको हमने क्या किया, मनी वर्थ में निकाला। उसके बाद तीसरा है रिकॉर्डिंग। तो अब रिकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग हम लोग करते हैं इसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। वैसे तो इसका प्रॉपर जर्नल लेजर ये सब बनता है, बट क्योंकि ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है तो उतना टेक्निकल में हम लोग नहीं जाते हैं, इसको बस शॉर्ट में समझते हैं। उसके बाद है रिकॉर्ड हो गया आपका बुक्स ऑफ अकाउंट में। फिर हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद क्लासीफाई करते हैं। तो क्लासीफाई का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, बेसिकली आप कह सकते हो कैटेगराइजिंग, कैटेगराइजिंग ट्रांजैक्शंस। तो अब यहाँ पे कैटेगराइज क्या कर रहे हैं, तो इन ए वेरी सिंपल लैंग्वेज हम कह सकते हैं कि कितने आदमी ने कैश में पेमेंट किया, कितने आदमी ने उधार पे ले गया, क्रेडिट पे ले गए। तो ये हम कैटेगराइज कर सकते हैं। और फर्दर हम क्या क्लासिफाई कर सकते हैं कि क्या कितने सारे परचेज हुए, कितने सारे सेल हुए। तो एक लेमन लैंग्वेज में क्लासिफिकेशन का आप सिंपल सा मतलब ये समझ सकते हो, कैटेगराइजिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इनटू सम कॉमन यूनिट्स। उसके बाद फिर है आपका समराइजिंग। तो अब समराइजिंग का मतलब तो यहाँ पे भी हमने देखा था। समराइजिंग का क्या मतलब था कि जो भी इंफॉर्मेशन अभी तक हमने कलेक्ट किया है उसको ब्रीफली प्रेजेंट करना। तो वही हो जाएगा प्रेजेंटिंग डेटा ब्रीफली। उसके बाद क्या है आपका एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो वही है, हम लोग एक एनालिसिस करेंगे कि क्या कितने सारे ट्रांजेक्शन्स हुए, कैसे हुए, और हम लोग उससे कुछ फाइंडिंग्स निकालने की कोशिश करेंगे, कुछ कंक्लूड करेंगे, लाइक प्रॉफिट हो रहा है या आपका लॉस हो रहा है। तो ये हमने पहले भी देख लिया है। एंड लास्टली हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट क्या करते हैं, प्रॉफिट हुआ या आपका लॉस हुआ या जो भी हमने ऑब्जर्व किया अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में, तो उसे हम कम्युनिकेट करते हैं टू द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, टू द यूजर ऑफ अकाउंट्स। तो अब ये यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन या यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कौन होते हैं, तो बेसिकली ये आपका बिजनेस का ओनर हो गया। उसके बाद आपका बिजनेस का मैनेजमेंट जो होता है, मैनेजमेंट या मैनेजर जो भी बोलते हैं, वो लोग हो गए। उसके अलावा और किनको चाहिए होता है हमारे बिजनेस का अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल सपोज करो आपको कोई लोन चाहिए या आपको अपनी बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए कुछ पैसे चाहिए, तो अब आप बैंक के पास गए, तो बैंक कैसे आपको पैसे देगा, ऑब्वियसली आपका अकाउंटिंग रिपोर्ट चेक करेगा कि आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हो, कितना कंसिस्टेंटली कमा रहे हो, ये सब देख के वो आपको प्रॉफिट आपको लोन ग्रांट करेगा। तो उसके लिए बैंक्स को जरूरत पड़ता है। हो सकता है हमारे कोई क्रेडिटर्स हों जिससे कि हम उधार पे सामान खरीदते हो, तो वो भी देखना चाहेंगे ना कि हम लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं या नहीं, तभी तो वो अगली बार डिसाइड करेंगे कि उन्हें उधार पे हमें सामान देना है या नहीं। तो ये सब चीज के लिए हम लोग इसको कम्युनिकेट करते हैं टू द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो चलिए अब हम लोग इस प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो पहला है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ फाइनेंशियल नेचर रिलेटेड टू बिजनेस ओनली। सपोज करो आपका कोई बिजनेस है, तो सपोज करो एक ग्रोसरी स्टोर है आपका, तो आप अपने बच्चे का ट्यूशन फी भी पे करते होइएगा, बहुत सारा पर्सनल एक्सपेंसेस होता होगा आपका, कुछ पर्सनल ट्रांजेक्शन्स करते होइएगा आप। तो अगर कोई आदमी अपने बच्चे का ट्यूशन फी पे कर रहा है, तो क्या ये उसका बिजनेस ट्रांजेक्शन है या उसका पर्सनल ट्रांजेक्शन है? ऑब्वियसली उसका पर्सनल ट्रांजेक्शन है। तो जब वो अपने बिजनेस के लिए अकाउंटिंग करेगा, तो पेइंग ट्यूशन फी फॉर योर किड्स इसको वो रिकॉर्ड नहीं करेगा, वो सिर्फ इसको रिकॉर्ड करेगा, पेड रेंट फॉर ऑफिस प्रेमिसेस या फिर फॉर शॉप प्रेमिसेस, मतलब जहां पे उसका दुकान है उसके लिए अगर वो रेंट पे कर रहा है तो इसको ये रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, लाइक कोई जो है परचेज रॉ मटेरियल, हम लोग जो है बिजनेस के लिए परचेज किए रॉ मटेरियल ए से, जिसका वर्थ है 5 लाख, जिसका वैल्यू है 5 लाख। देन मशीनरी खरीदे हम लोग कुछ 10 लाख का बी से, और कुछ एक्सेसरीज खरीदे मे बी मशीनरी के लिए ही, तो उसका दाम है 3 लाख रुपया सी से। तो अब टोटल परचेज हम लोग कितना किए, वर्थ 18 लाख ऑफ रुपीज। तो ऑब्वियसली इस सब का हम लोग मनी वर्थ निकाल सकते हैं, तो इसको हम लोग जो है रिकॉर्ड करेंगे। दिस विल बी आइडेंटिफाइड एज बिजनेस ट्रांजेक्शंस। उसके बाद नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग।
तो रिकॉर्डिंग हम लोग कहाँ करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ये तो बता ही दिए। अब क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट में हम लोग स्टार्ट करते हैं जर्नलाइज, मतलब जर्नल से रिकॉर्ड करते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल सपोज करो हम लोग 1 अप्रैल से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे क्या है, कुछ सेल हुआ, परचेज हुआ, तो जो भी ट्रांजेक्शन हुआ, 2 को भी हुआ, 5 को भी हुआ, 7 को भी हुआ, 9 को भी हुआ, 10 को भी हुआ, 15 को भी हुआ, 18, 25, 30, मान लो फर्स्ट महीने इतने डेट्स को ट्रांजेक्शन हुआ। तो अब जो ये बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड हुआ, या फिर जो यहाँ पे हम बोल रहे हैं जर्नल में जो हम रिकॉर्ड करेंगे, तो ऑब्वियसली हम इसको सीरियली डेट वाइज करेंगे, लाइक पहले 2, फिर 5, फिर 7, 9, 10, इस तरह से। ये नहीं कि पहले बहुत बड़ा ट्रांजेक्शन अगर कुछ हो गया है 18 को मान लो, तो पहले हम 18 का दिखा दिए, फिर 15 का, फिर 25 का, फिर 2 का, फिर 5 का। तो ये चीज हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे, हम लोग इसको डेट वाइज रिकॉर्ड करेंगे, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, एग्जाम्पल परचेज, सेल, पेमेंट ऑफ सैलरी, जो भी कर रहे हैं वो सब कुछ डेट वाइज रिकॉर्ड होगा सीरियली। उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्लासिफाइंग देम इनटू लेजर। तो अब क्या है, हम लोग जर्नल कर लिए, जर्नल के बाद हम लोग उसको बनाते हैं लेजर, लेजर में हम लोग क्लासिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब मान लो कि हम लोग यहाँ पे 3 चीज लिखे हैं, परचेज, सेल और सैलरी। तो परचेज हम लोग किससे करते हैं, ऑब्वियसली किसी वेंडर से परचेज करेंगे, तो यहाँ पे एक हम लोग वेंडर का अकाउंट बना देंगे। उसके बाद क्या है, सेल हम लोग किसको करेंगे, मान लो बहुत सारे कस्टमर को करेंगे, 2-3 कस्टमर हमारे बहुत मान लो इंपॉर्टेंट है, ABC, तो मिस्टर ए का अकाउंट बन जाएगा, बी का अकाउंट बन जाएगा, सी का अकाउंट बन जाएगा। फिर क्या है, पेमेंट ऑफ सैलरी, तो सैलरी के लिए हमारे पास मान लो कुछ इंप्लॉइज है, इंप्लॉइज का नाम मिस्टर ई है, तो ई का भी एक अलग अकाउंट बन जाएगा। तो हर किसी का एक सेपरेट अकाउंट बनेगा, जिसको कि हम लोग लेजर में बनाते हैं, दैट इज वी क्लासिफाई देम इनटू लेजर्स। ठीक है, उसके बाद है आपका समराइजिंग। तो अब जितना चीज हुआ वो हम लोग समराइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए स्टेटमेंट कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। यहाँ पे क्या होता है ना, कि जो भी हम लोग जर्नल में रिकॉर्ड किए और लेजर में क्लासिफाई किए, उसको हम लोग समराइज करते हैं ट्रायल बैलेंस में। सबका जो बैलेंस होता है वो ट्रायल बैलेंस में लिखाते हैं। आफ्टर दैट फाइनली एनालाइज और इंटरप्रेट करना है। तो एनालाइजिंग का मतलब क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन। लाइक जैसे कि हमने ऊपर में अभी देखा था कि सेल हो रहा है 5,00,000 का और परचेज हो रहा है 3,000 का, तो आपने सिचुएशन को एनालाइज किया और देखा कि अच्छा क्या हो रहा है भाई, प्रॉफिट हो रहा है। तो एनालाइज हो गया, अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन, और उस सिचुएशन को एनालाइज करके जो कंक्लूजन निकलता है दैट इज व्हाट वी कॉल्ड रिजल्ट, फाइंडिंग रिजल्ट, मतलब इंटरप्रिटेशन। तो वही है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, परचेज हो रहा है 1,000 का, सेल हो रहा है 1,250 का, तो हमारा प्रॉफिट हो रहा है 250 रुपये, वही चीज है। एंड लास्टली क्या है आपका, कम्युनिकेशन टू द यूजर। तो हम लोग किसको कम्युनिकेट करते हैं, टू द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। और ये जो हमारे यूजर्स हैं ना, ये अगेन 2 पार्ट में हो जाते हैं, एक हो जाते हैं इंटरनल यूजर्स, दूसरे हो जाते हैं एक्सटर्नल। तो इंटरनल में क्या हो गया, ओनर हो गया, मैनेजमेंट हो गया, उसके बाद आपके एम्प्लॉयज भी हो गए। एम्प्लॉयज भी जानना चाहते हैं कि बिजनेस में क्या हो रहा है, अदरवाइज उनको भी डर लगता है कि हमारा जॉब सिक्योरिटी है कि नहीं, हमें सैलरी मिलेगी कि नहीं। देन एक्सटर्नल, एक्सटर्नल में किसको आपका इन्फॉर्मेशन चाहिए, बैंक्स को चाहिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए, गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए, उसके लिए उसे प्रॉफिट जानना है। तो इस तरह से इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं जो कि जिनको कि हम कम्युनिकेट करते हैं हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। मीन्स हम लोग अकाउंटिंग क्यों करते हैं, तो क्यों करते हैं भाई, सबसे पहला तो मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, हम लोग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए करते हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा दैट इज प्रॉफिट और लॉस। लाइक अब क्या है, हम लोग बिजनेस करते जा रहे हैं, किसी दिन बेसी खर्चा हुआ, किसी दिन बेसी इनकम हो गया, बट ओवरऑल क्या हुआ कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए हम लोग प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने के लिए हम लोग उसको अच्छे से रिकॉर्ड करते हैं। डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, ये आपका एक तरह से प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड ही मान सकते हो। बट प्रॉफिट लॉस क्या होता है कि हम लोग हर डे निकाल सकते हैं, हर मंथ निकाल सकते हैं, हर ईयर निकाल सकते हैं। लेकिन मान लो आपका बिजनेस 10 साल से चल रहा है, तो 10 साल में आपने कितना वेल्थ एक्यूमुलेट किया, उसे हम कहते हैं नेटवर्थ। तो वो हम लोग डिटरमाइन करते हैं। फिर क्या है, मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प होता है, कौन आदमी कैसा है, कौन कितना पैसा देता है, कौन पैसा नहीं देता है, उसके साथ कैसा पॉलिसी होना चाहिए। तो इस तरह का डिसीजन मेकिंग, या कौन से प्रोजेक्ट में हमें इन्वेस्ट करना है, बिजनेस एक्सपैंड करना है नहीं करना है, जो भी डिसीजंस होता है ये लिया जाता है बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। देन है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स, यूजर्स को भी चाहिए होता है, तो अगेन उनके लिए भी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं।
फिर अकाउंटिंग को मीन्स अकाउंटिंग करने का या बुक्स ऑफ अकाउंट में सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का, स्टेटमेंट बनाने का क्या फायदा है, व्हाट आर द एडवांटेजेस? अगेन, असिस्टेंट डिसीजन मेकिंग, प्रॉफिट और लॉस जानने में हेल्प करता है, फाइनेंशियल पोजीशन बताता है बिजनेस का, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग होता है। अब क्या है, हर दिन हम कुछ कुछ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो कुछ चीज़ भूल भी जाएंगे, तो ये हमें भूलने नहीं देता है, हमको टेंशन नहीं रहता है कि अब दिमाग में रखना है, अपना लिखा हुआ है। और ऑल्सो ये क्या है, इट एक्ट्स एज एन एविडेंस इन द कोर्ट। मान लो कोई डिस्प्यूट हो गया तो हम लोग दिखा सकते हैं, अगर हमारा अकाउंट्स एक सीए ने ऑडिट कर दिया है तो इट्स ए लीगल प्रूफ कि हाँ भाई ये हुआ है, प्रॉपर वॉचर के साथ, प्रॉपर बिल के साथ, अगर एक ट्रांजेक्शन का डिटेल दिया हुआ है तो वी कैन यूज इट एज एन एविडेंस इन द कोर्ट। फिर क्या है, फैसिलिटेट लोन्स, ये तो मैंने बताया ही कि अगर आपको मीन्स अगर आपको लोन चाहिए फॉर बिजनेस पर्पस तो बैंक वाले पूछेंगे आपसे आप कितना कमाते हो, तो आप अपने अकाउंटिंग से दिखा सकते हो। ये हो गया। उसके बाद लास्टली है आपका लिमिटेशन। तो ऑब्वियसली अकाउंटिंग में हम लोग जो भी चीज़ करते हैं, प्रोजेक्शंस दिखाते हैं, अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस तो हम लोग रियल में कैलकुलेट करते हैं, बट आगे जाके क्या होने वाला है वो एक एस्टिमेट होता है, एग्जैक्टली एग्जैक्ट नहीं होता है। फिर क्या है, इग्नोर क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। क्वालिटेटिव एलिमेंट्स क्या मतलब, वो चीज, वो फैक्टर जो कि बिजनेस पे इम्पैक्ट तो डाल रहा है लेकिन उसका तुरंत अभी हम फाइनेंशियल या मनी वर्थ में मेजर नहीं कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल में दिया है स्ट्राइक बाय लेबर यूनियन, अब लेबर लोग स्ट्राइक पे चले गए तो इसको तुम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बट हाँ ये हमारे बिजनेस को बहुत गंदा हैम्पर करेगा। देन क्या है, प्राइस लेवल चेंज। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कुछ खरीदे 10,000 में और सडनली नेक्स्ट डे क्या हो गया कि इसका मार्केट वैल्यू बढ़ के मान लो 20,000 हो गया, तो अब क्या है कि हमने, हमारे बुक में तो ये रिकॉर्ड है 10,000 का, लेकिन इसका वैल्यू बढ़ के हो गया 20,000। तो अब जो हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया उसे तो हम चेंज नहीं करेंगे, इवन तो हमारा एसेट बढ़े हुए दाम में है, मीन उसका वैल्यू बढ़ चुका है, तो ये सब चीज इग्नोर हो जाता है। देन देर इज समथिंग कॉल्ड विंडो ड्रेसिंग। तो ये जो विंडो ड्रेसिंग है इसका मतलब आप सिंपल से इतना समझ सकते हो कि जो भी अकाउंट्स में कुछ मैनिपुलेशन होता है, मीन्स कुछ भी हम लोग सही गलत कर देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड विंडो ड्रेसिंग, एंड दिस इज डन टू मैनिपुलेट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। फॉर एग्जांपल आपको बहुत फेमस केस है एक, याद होगा सत्यम कंप्यूटर्स का, इसने किया था विंडो ड्रेसिंग का केस। लाइक कंपनी बहुत लॉस में थी बट ये लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखा रहे थे कि इनका प्रॉफिट हो रहा है, बहुत कंपनी बहुत अच्छा चल रही है। तो ये सब चीज एक ड्रॉबैक है जो कि अकाउंटिंग में हो जाता है। देन नेक्स्ट है हमारा ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या है, हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमारा फोकस होता है प्रॉफिट निकालना। अभी 11th-12th में अगर आप पढ़ रहे हो तो आप पढ़ोगे प्रॉफिट निकालना, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देन हायर स्टडीज में अगर आप बीकॉम कर रहे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, एमबीए कर रहे हो या कोई कॉम्पिटिशन का तैयारी कर रहे हो तो आप लोग को ये भी देखना होगा कॉस्ट अकाउंटिंग। यहाँ पे क्या है, हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट कंट्रोल के बारे में बात करते हैं। कंट्रोल यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गया है। ओके, देन क्या है, इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग। सो दैट इज मेनली रिलेटेड टू कि जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो कैसे हेल्प कर सकता है एक मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में। और फर्दर इसको आगे आप देख सकते हो मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये भी है, ये भी अगेन मैनेजमेंट के लिए है। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ये क्या है, सीएसआर अकाउंटिंग। आप लोग सुने होइएगा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल टाटा कंपनी जो है, इन्होंने बहुत सारा काम किया है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स बनाए हैं, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए बहुत सारा काम किया है। तो जब भी कोई बिजनेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग पे बात करता है ना तो वहां पे दो चीज देखा जाता है। सबसे पहला कॉस्ट टू सोसाइटी और दूसरा है बेनिफिट टू सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि आपने एक फैक्ट्री बनाया, तो उसका कॉस्ट टू सोसाइटी क्या है कि आपने कुछ जमीन ले लिया, वहां पे कुछ बच्चे खेलते थे, पहले प्लेग्राउंड था, पार्क था, अब जो है आप वहां पे काम कर रहे हो, तो कॉस्ट टू सोसाइटी हो गया वो पर्टिकुलर प्लेस, वो पर्टिकुलर लैंड। बट देन बेनिफिट टू सोसाइटी क्या है यहाँ पे कि अब जो है उन लोग को, मीन्स वहाँ के लोकल लोग को एम्प्लॉयमेंट्स मिलेगा, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, तो ये सब बेनिफिट टू सोसाइटी है। तो ये सब चीज का जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं दैट इज वी कॉल्ड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। आफ्टर दैट एचआर अकाउंटिंग, तो दैट इज मेनली रिलेटेड टू आपका एचआर, तो ये आप लोगों को नहीं पढ़ना है। तो अगर आप 11th-12th में हो तो आपके लिए यही है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अदर देन दैट अगर आप हायर स्टडीज में हो तो बेस्ड ऑन योर जो भी आपका सिलेबस है ये सब भी आपको देखना पड़ सकता है। ओके, नेक्स्ट है फिर हमारा देयर इज समथिंग कॉल्ड अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी, तो हम लोग समझ गए। देयर इज समथिंग कॉल्ड बुक कीपिंग। अब भाई ये बुक कीपिंग क्या होता है, तो बुक कीपिंग में क्या है ना, हम लोग जो अभी पढ़े, लाइक सबसे पहले हम लोग बनाते हैं जर्नल जिसमें कि हम लोग पहले रिकॉर्ड करते हैं। देन क्या करते हैं हम लोग,
क्लासिफाई करते हैं। तो उसके बाद हो गया आपका लेजर, और इससे फिर हम लोग क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस। और उसके बाद फाइनली हम लोग जो है हाई लेवल पे मतलब प्रॉफिट ये सब कैलकुलेट करते हैं। तो फिर हमारा बन जाता है ट्रेडिंग अकाउंट, देन वी हैव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फाइनली हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है ना कि ये जो अकाउंटिंग वाला पार्ट होता है, अकाउंटिंग वाले पार्ट को ऑब्वियसली अकाउंटेंट लोग करते हैं। बाकी अकाउंटिंग के पहले का जो पार्ट है दैट इज आइडेंटिफाई करना कि ट्रांजैक्शन है या इवेंट है, उसको रिकॉर्ड करना, जस्ट रिकॉर्ड करना। ठीक है, इसमें कोई मतलब कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, बस रिकॉर्ड करना है जो ट्रांजैक्शन है। तो ये जो छोटा छोटा क्लरिकल लेवल का काम है वो जो करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में बुक कीपिंग। तो पहले बुक कीपिंग से प्रोसेस स्टार्ट होता है, फिर धीरे धीरे वो अकाउंटिंग में शिफ्ट करता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या है डिफरेंस बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में। सो बुक कीपिंग क्या है, एक नैरो स्कोप है, अकाउंटिंग एक वाइडर स्कोप है। बुक कीपिंग डेटा प्रोवाइडेड बाय बुक कीपिंग इज नॉट, ये कोई डिसीजन मेकिंग में हेल्प नहीं करता है। अकाउंटिंग अगेन डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। और उसके बाद क्या है, डज नॉट इन्वॉल्व प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हुआ, आपका जो ये वाला पार्ट है ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, इसको हम लोग बोलते हैं पार्ट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये वाला चीज जो है ये बुक कीपिंग में नहीं आता है, ये आपका प्रॉपर अकाउंटिंग का पार्ट है। और उसके पहले जो सिंपल क्लैरिकल इजी वर्क जो है दैट इज पार्ट ऑफ बुक कीपिंग। तो ये हो गया। उसके बाद क्या है, ऑब्वियसली बुक कीपिंग में कोई वैसा स्पेशल नॉलेज नहीं चाहिए, और अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो आपको प्रॉपर नॉलेज चाहिए, आपको आना चाहिए कि कैसे क्या रूल फॉलो करना है, कैसे किस चीज़ को रिकॉर्ड करना है। एंड लास्टली आपका ये भी यहाँ पे दिया ही है कि जो आदमी बुक कीपिंग का काम करता है दैट इज कॉल्ड बुक कीपर, और जो अकाउंट का काम करता है दैट इज कॉल्ड अकाउंटेंट। और बुक कीपिंग का नेचर क्लरिकल है और प्रोफेशनल इन नेचर आपका अकाउंटिंग है। तो ये भी आई होप क्लियर होगा आप सभी को। और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होता है, तो ऑब्वियसली अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या है, मेनली 3 चीज है जो हम लोग को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सबसे पहला तो प्रॉफिट एंड लॉस, बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। देन हमारा क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, क्या फाइनेंशियल कंडीशन है, क्या बिजनेस का नेटवर्थ है, ये हो गया। एंड लास्टली कैश फ्लो। कैश फ्लो भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मान लो आप 50,000 का सामान खरीदे, ठीक है, आपने इस पूरे सामान को 90,000 में सेल कर दिया। तो आपको देखने में तो लग रहा है कि भाई चलो मुझे जो है 40,000 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन मान लो आपने जो सेल किया वो अगर क्रेडिट सेल है, आपने उधार पे बेचा है, पैसे अभी तक नहीं आए, तब तो दिक्कत है ना, हमारे पास कैश नहीं है। कैश नहीं है तो बिजनेस कैसे चलेगा। तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें ये बताता है कि चलो ठीक है भाई, बिजनेस प्रॉफिट तो कर रहा है बट एक्चुअल में कैश कितना कमा रहा है। तो उसके लिए हम लोग ये भी देखते हैं, पीएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फाइनेंशियल पोजीशन दैट इज बैलेंस शीट, और कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये 3 चीज पे मेनली हमारा फोकस रहता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग। तो अभी तक हमने क्या देखा था कि हम लोग जो अकाउंटिंग कर रहे थे वो क्वांटिटेटिव था, मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी को जहां मेजर कर पा रहे थे उसको रिकॉर्ड कर रहे थे। बट अकाउंट्स का कुछ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक भी है, वो क्या है, तो सबसे पहला है हम लोग का रिलायबिलिटी। तो अब रिलायबिलिटी क्या हुआ कि हम लोग अकाउंट्स पर रिलाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन फॉलो करके सीए से ऑडिट करा के अकाउंट्स जो रिकॉर्ड अकाउंट्स बनाते हैं, तो हम लोग उस पर रिलाई कर सकते हैं। देन रिलेवेंसी, कि हम लोग जो अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं वो जो है रिलेवेंट भी होना चाहिए। रिलेवेंट मतलब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी रिलेवेंट विच हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। एग्जाम्पल में क्या है कि हमने परचेज किया मान लो 50 लाख का रॉ मटेरियल, मतलब जो भी सेल करते हैं, और उसे हमने सेल किया सिर्फ 30 लाख में, तो ये तो यहाँ पे सिंपल है कि लॉस हो रहा है 20 लाख का। लेकिन मान लो हमने परचेज किया 50 लाख में, और यहाँ पे क्या है, सेल हुआ है, जो हमने परचेज किया है उसे भी सेल किया है, और बिल्डिंग, दोनों कोई बिल्डिंग भी अपना सेल किया है, दोनों मिला के हमें सिर्फ 40 लाख हो रहा है। तो क्या यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हमारा लॉस एक्चुअल में 10 लाख ही है? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे बिल्डिंग का भी तो कुछ वैल्यू होगा। मान लो अगर इस बिल्डिंग का वैल्यू 20 लाख रुपीज है और सेल हुआ टोटल यहाँ पे 40 है दोनों मिला के, तो 20 लाख अगर बिल्डिंग का वैल्यू है या 30 लाख अगर बिल्डिंग का वैल्यू है, तो सेल का वैल्यू कितना होगा, सिर्फ 10 लाख रुपीज होगा। तो वैसे में परचेज हुआ हमारा 50 लाख का और सेल हुआ सिर्फ 10 लाख का, तो एक्चुअल लॉस कितना हो रहा है बिजनेस का, 40 लाख हो रहा है। तो ये जो है इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए, तब तो हम अकाउंटिंग डिसीजंस लेंगे। तो यही है, रिलायबिलिटी हो गया, रेलेवेंसी हो गया,
देन उसके बाद है आपका अंडरस्टैंडेबिलिटी, जो भी चीज़ जो भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट किया है वो समझ में आना चाहिए, इट शुड बी प्रेजेंट इन सच ए वे कि आपको इजीली समझ में आ जाए। एंड फाइनली कंपैरेबिलिटी, कंपैरेबिलिटी क्या है कि आप जो भी अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर रहे हो इट शुड बी रिकॉर्डेड इन सच ए वे कि आप बहुत इजीली उसको कंपेयर कर सको, किससे, आइदर अपने प्रीवियस ईयर के डेटा से या अपने कॉम्पिटिटर से, मतलब अपने सेम इंडस्ट्री में जो अदर कंपनी है उनसे। तो ये सब चीज़ आप कर सकते हो। तो मेनली आपका अगर क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक का बात होता है तो 4 होता है, रिलायबिलिटी, रिलेवेंसी, अंडरस्टैंडेबिलिटी और कंपैरेबिलिटी। ठीक है, चलिए अब ये यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन तो हम लोग समझ ही गए हैं। लाइक एक्सटर्नल यूजर्स क्या है, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अभी बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाले को क्यों चाहिए होता है, क्योंकि ये लोग हमें लोन देते हैं तो लोन के लिए जानना होता है। इन्वेस्टर या कोई पोटेंशियल इन्वेस्टर है तो इनको भी जानना होता है कि भाई हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया उस पर कितना कमा रहे हैं। क्रेडिटर्स, ये आपको मैंने बताया था, क्रेडिटर्स फर्दर डिसाइड करते हैं कि हमारे प्रॉफिट के बेस पे किस आदमी को और उधार देना है कि नहीं। गवर्नमेंट को क्या चाहिए, टैक्स चाहिए। रिसर्चर, ये लोग क्या करते हैं, कुछ रिसर्च कर रहे हैं तो उसके लिए इन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है, तो डेटा एंड इंफॉर्मेशन उसके लिए ये लोग को चाहिए होता है। कंज्यूमर, ऑब्वियसली इनको भी जानना होता है कि कंपनी कैसा कर रही है, इनका प्रोडक्ट लेना चाहिए या नहीं, कुछ केस वेस तो नहीं हुआ है, प्रॉफिट सही हो रहा है कि नहीं। एंड ऑब्वियसली इंटरनल इंफॉर्मेशन में आपका ओनर एंड मैनेजमेंट हो गया, एम्प्लॉयज हो गया, ये तो मैंने डिस्कस कर ही लिया है। देन फाइनली सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, तो इसमें एक्चुअली कुछ बताने का है ही नहीं। सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है, ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग इज रिकॉर्डेड। मतलब एक छोटा सा दुकान है, उस पर कोई आदमी उधार पे सामान ले जा रहा है, हमने एक पेपर में लिख लिया उसका नाम कि भैया राहुल ने 500 का सामान उधार पे लिया है, क्या हुआ, सिंगल एंट्री। लेकिन अगर डबल एंट्री कर रहे हैं तो हम लोग दोनों चीज रिकॉर्ड करेंगे, क्या कि हमने 500 का सामान दिया, बदले में 500 का उधार राहुल ने नहीं दिया। तो कंप्लीटली बोथ द एस्पेक्ट्स आर रिकॉर्डेड इन डबल एंट्री। तो ये लीगली अलाउड है, मतलब गवर्नमेंट ये रिकमेंड करती है। और सिंगल एंट्री इज जस्ट ए कंसेप्ट जो कि अगर आप रजिस्टर्ड बिजनेस नहीं हो, बहुत छोटे बिजनेस हो, तो आप मेंटेन कर सकते हो। घर में जो हम लोग खाता मेंटेन करते हैं वही हुआ, बट मेनली हम लोग अगर स्टडी कर रहे हैं तो विल स्टडी डबल एंट्री सिस्टम। एंड फाइनली रोल ऑफ अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग क्या है, इसका एक रोल है एज ए लैंग्वेज, क्योंकि अकाउंटिंग हम लोग को बिजनेस से कनेक्ट करता है, बिजनेस से कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। लाइक बिजनेस में जो भी हो रहा है वो हम लोग कैसे समझते हैं, अकाउंटिंग से, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से। सो इट्स एक्ट एज ए लैंग्वेज, इट हेल्प्स अस इन कम्युनिकेटिंग विद द बिजनेस। क्या है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, हमने जो रिकॉर्ड किया ट्रांजेक्शन उसको हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद है डिटरमाइनिंग, हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, ये तो हम लोग देख ही लिए हैं। और लास्टली, क्योंकि हमारा एक प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन्ड है तो एक इंफॉर्मेशन की तरह है, इट एक्ट्स एज ए इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इतना ही था एक बेसिक इंट्रोडक्शन के लिए। सो अगर आप फर्स्ट टाइम अकाउंट्स पढ़ रहे हो या कॉमर्स को समझना चाह रहे हो, सो दिस वाज अ थ्योरेटिकल रिलेटेड कंसेप्ट, थ्योरी रिलेटेड कंसेप्ट जो आपको समझना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। इससे क्या है, आगे आपको फर्दर और समझने में बहुत हेल्प मिलेगा। सो आज के लिए इतना ही था। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो शेयर दिस कंटेंट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।